वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई तक। आज आप लोग के सामने हम चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए चार्ज एक्चुअली होता क्या है। चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए चार्ज का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हमको डिफाइन करना है तो बिना चार्ज बिना करंट, अगर चार्ज है तभी करंट है और बिना करंट है तभी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके बिना हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू बैक करते हैं। आप लोग शायद पढ़े होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, किस पे डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज जो होता है, चार्ज हमको बता चुके हैं कि चार्ज क्या होता है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। आप लोग जानते हैं, एक साइंटिस्ट एंड्रे मरे कूलम था। ठीक है, उन्होंने क्या था, कूलम का एसआई यूनिट दिया था चार्ज का। ठीक है, चार्ज हम लोग जानते हैं चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो सिंपल बात है, मैग्नेट की तरह होता है। अगर नॉर्थ साउथ होता है तो अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ रहेगा तो रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह सेम है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, उसका दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज का जो नेचर होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। मतलब कि चार्ज जो है पैकेट के फॉर्म में होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि Q बराबर प्लस माइनस एन। चार्ज क्वांटाइज्ड नेचर मतलब चार्ज का कुछ एक वैल्यू होगा। जैसे कि मान लीजिए चार्ज का वैल्यू 1 है। क्वांटाइज मतलब क्या समझिए, क्वांटाइज होता है क्या। जैसे कि चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं 1 कूलम्ब है या 2 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, मतलब कि 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सपोज कर रहे हैं कि चार्ज 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब है, लेकिन 1 कूलम और 2 कूलम के बीच में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है, इस सिर्फ पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक, तो Q बराबर होता है प्लस माइनस एन। और ई जो होता है आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, अच्छा एन जो होता है, यहाँ पे एन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कि अगर एन के जगह पे 1 वैल्यू रखें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक, एन के जगह पे एन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम 2 रखते हैं तो 2 गुना ये चार्ज होगा। लेकिन इसके और इसके बीच में कोई ऐसा एक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। मतलब पहला वैल्यू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दूसरा वैल्यू होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब 1.6 और 3.2 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसमें चार्ज एग्जिस्ट करता है। या तो चार्ज इतना हो सकता है, कूलम हो सकता है, या तो इतना हो सकता है। इसके बीच में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, ये होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब चार्ज को हम जोड़ सकते हैं आसानी से। जैसे कि 2 कूलम चार्ज है प्लस 1 कूलम चार्ज है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3 कूलम चार्ज। ठीक, एडिटिव मतलब यही होता है कि हम जिसको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक, और मान लीजिए 2 कूलम है और 1 कूलम को -1 कूलम को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस -1 कूलम, डेट इज 1 कूलम। एडिटिंग मतलब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, यही होता है। ठीक, इन एनी चौथा जो प्रॉपर्टी होता है, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ये कोई एक सिस्टम है, मान लेते हैं ये कोई एक सिस्टम है जिसमें क्या है, +2 कूलम चार्ज है और -1 कूलम चार्ज है। तो ये सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम। ये 1 कूलम चार्ज इस पर रहेगा। अगर आपको दूसरा बॉडी रखिएगा तो उसमें क्या होगा, इससे चार्ज क्या होगा, रिसाइड होकर इसमें चल जाएगा। ये मतलब कि इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाए, लेकिन टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना होगा, 1 कूलम होगा। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इस क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज क्या करते हैं, चार्ज कंजर्व होगा। ठीक है, चौथा जो प्रॉपर्टी होता है इसका, चार्ज जो होता है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन आजकल का जो फिजिक्स है बहुत आगे बढ़ चुका है। आप देखे सुने होंगे कि क्वार्क एक ऐसा होता है, मतलब क्वार्क एक पार्टिकल खोजा गया है साइंटिस्ट द्वारा जिसका जो चार्ज होता है 2e/3 हो जाता है या e/3 हो जाता है। क्वार्क
मतलब चार्ज को यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज को डिवाइड किया गया है मॉडर्न फिजिक्स में आजकल। लेकिन वैसे जो हम लोग का जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ होता है, चार्ज जो होता है नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज को क्या करते हैं, ना तुम तोड़ सकते हैं ना इसको बना सकते हैं। चार्ज क्या होता है, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात को समझिएगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मास, आप लोग सुनेंगे कि मास को स्पीड ऑफ लाइट से अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका जो है मास क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे उसका एम डैश जो हो जाता था, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन द्वारा बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, अगर उसको आप स्पीड ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, मास क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, लेकिन चार्ज में ऐसा कोई बात नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप चार्ज अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, उसको प्रोजेक्ट कर दिए स्पीड ऑफ लाइट से, तो अगर वो कहीं पे जाएगा तो उसका जो चार्ज का वैल्यू होगा 1 कूलम भी रहेगा। मतलब कि चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। या तो उसको कौन ना क्लाइमेटिक उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ना वेलोसिटी उसको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 1 2 3 बोलो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज क्यों पढ़े थे, बिकॉज ऑफ टू रीड इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हम लोग चार्ज पढ़े थे। चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, सब लोगों ने पहले कर चुका है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या होता है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। जितना भी जो घरेलू जो होम मेड अप्लायंसेस होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए या अदर्स जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं और बहुत सारा यूज आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा यूज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कोई भी चार्ज होता है 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है। ठीक, ये कंडक्टर में मान लीजिए 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो आई बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन टी। ठीक, करंट जो होता है, आप ये भी बोल सकते हैं कि करंट जो होता है तो रेशियो आप क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज और टाइम का रेशियो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसको कूलम पर सेकंड से भी डिनोट करते हैं, कूलम पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। इसको एवरेज करंट भी बोलते हैं, Q अपॉन टी को क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। ठीक, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी जो होता है, अगर छोटा चार्ज है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर डिफाइन करते हैं तो आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अगर चार्ज जो है आपका टाइम वेरिंग है ना, चार्ज क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके किसी भी टाइम पे आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे आप करंट निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जस्ट अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो आएगा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मेरा जो करंट होगा जस्ट अपोजिट होगा, ये करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट उसका अपोजिट होगा। ठीक, अच्छा, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें डायरेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर डायरेक्शन होता है, एक सीधी रेखा में जाता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट फॉलो द सिंपल अलजेब्रा। जैसे कि सिंपल अलजेब्रा मतलब ये है कि अगर 2 एम्पेयर करंट प्लस 1 एम्पेयर करंट को जोड़िएगा तो 3 एम्पेयर होगा। ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बहुत सुंदर होता है, बहुत यूनिक डायरेक्शन होता है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर हम आगे स्किप करते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हम लोग पढ़ने के बाद जो है सीधा हम लोग कुछ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद ओम्स लॉ पे। ठीक है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कंडक्टर हो गया, इसमें क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में क्या करता है, नहीं करता। तो कंडक्टर मार्केट में बहुत तरह के आए हुए हैं, तो और वो कंडक्टर अच्छा है या ख़राब है उसका रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस कितना अच्छा है या ख़राब है। कोई भी कंडक्टर, कोई मटेरियल जो हम तार के रूप में यूज़ करते हैं वो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है उसका रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है और वो कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, मतलब कितना रुकावट दे, मतलब ये कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, ये जो है कोई भी करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में 1 सेकंड लगाता है, ठीक। और वही सेम को दूसरा कंडक्टर है, वो सेम वैल्यू ऑफ करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में मान लीजिए 5 सेकंड लगाता है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हुआ? ये हुआ। ये क्या करेगा, बहुत जल्दी से किसी भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, बहुत कम है। इसमें क्या है, सेम मटेरियल, सेम लंबाई का मटेरियल था, इसमें क्या है 5 सेकंड लग गया, मान लीजिए 5 सेकंड अगर लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये करंट, सेम वैल्यू ऑफ करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, आप लोग जानते होंगे। एक साइंटिस्ट साइमन ओम, उसने दिया था। इसका जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट जो होता है ओम होता है। इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, ओम, ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस ये हो गया कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। जो रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी रेजिस्टेंस जो है ये फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस जो होता है इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। फिजिकल पैरामीटर मतलब इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छा लंबाई इसका 1 मीटर है, इसका मोटाई 1 mm है, जो भी है इसका फिजिकल पैरामीटर, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, एरिया, ये क्या हुआ, इसका फिजिकल पैरामीटर हुआ। केमिकल तो आप लोग जानते हैं, जो किसी मटेरियल का अंदर का जो गुण होता है ना उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम लोग बाहरी जो आउटर व्यू होता है जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि इसका एक लंबाई इतना हुआ, 1 मीटर हुआ, इसका चौड़ाई 2 मीटर हुआ, ये सब क्या हुआ, फिजिकल पैरामीटर। तो रेजिस्टेंस जो होता है फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो होता है, जो साइंटिस्ट ओम उसने दिया, बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा जो होता है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 1, ठीक। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि ये क्या होता है, एरिया। रेजिस्टेंस जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया अगर आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया को कम कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे बात? तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट देखिएगा ध्यान से कि रेजिस्टेंस जो है इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अगर दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस क्या है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू L/A, लेंथ का भी प्रोपोर्शनल है, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, L/A होगा। रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएंगे हम तो आ जाता है R बराबर ρL/A, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से आ जाता है मेरा।
अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे कई बार बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में कई बार आ चुके हैं, और आपको हम लोग क्वेश्चन भी करा के दिखाएंगे इससे रिलेटेड। ये रो जो होता है ये रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी मतलब, रेसिस्टिविटी मतलब जो रेजिस्ट करता है किसी भी चीज को, मतलब कोई मटेरियल, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, किसी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी था कि उसको छू के देख सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कितना, का लेंथ बड़ा होगा तो मतलब रेजिस्टेंस बड़ा होगा, एरिया छोटा होगा मतलब क्या, रेजिस्टेंस बड़ा होगा, तो एरिया बड़ा होगा मतलब क्या, रेजिस्टेंस छोटा होगा। ये फिजिकल, ऐसे आउटर व्यू देख के बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा कितना नहीं होगा। कि रेजिस्टिविटी जो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल का गुण है। कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत इससे कम होता है, अगर जिसका रेजिस्टिविटी कम हुआ, रेजिस्टिविटी जिसका कम हुआ उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तेजी से होगा, और करंट क्या होगा, बहुत तेजी से पास होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत शानदार, यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लोग जान गए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, ये फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इसको कभी कभी जो है कुछ कुछ बुक में इसको बोलता है रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, और रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कैसे वो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो भी कंडक्टर, फॉर कंडक्टर यहाँ लिख दीजिएगा, तो सेमी कंडक्टर के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है इसका, फॉर कंडक्टर ओनली। बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अब बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या होता है, ये एक रिजल्ट से पता चलेगा आपको। ऐसे हम सिर्फ रिजल्ट दिखा रहे हैं, इसका प्रूफ पे नहीं आ रहे हैं। जो आर बराबर होता है, आर टी बोलते हैं इसको, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ये फार्मूला होता है। ये रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है, ये इस पे रिजल्ट से पता चलेगा। देखिए कैसे क्या होता है। आर टी मतलब जिस टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक। अभी आर नॉट जो होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल एनटी लिख देते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर नॉट है, ठीक। 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, लीनियर कोएफिशिएंट होता है, लीनियर कोएफिशिएंट होता है। और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज। अच्छा, आर टी क्या हुआ, आर टी बराबर क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अच्छा, यहां से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर इसको राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, राइज करेगा, करेगा ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर आर टी वर्सेस अगर डेल्टा टी का अगर ग्राफ आप देखें, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उतना हमको डीप में जाना नहीं है, हम ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। कि अगर टेम्परेचर राइज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस राइज होगा, अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखिए हम लोग क्या मतलब रेजिस्टेंस का क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ लिए, किस पर डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन है वो देख लिए। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होता है, मतलब रेजिस्टेंस को कैसे ग्रुप करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्रुपिंग जो दो तरह से करते हैं हम लोग, पहला जो आ जाता है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज ग्रुपिंग उसको बोलते हैं, सीरीज। और दूसरा जो आ जाता है पैरेलल। आप लोग पढ़े होंगे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से करते हैं, पहला सीरीज हो गया, दूसरा क्या क्या पैरेलल, ठीक। सीरीज में कैसे करते हैं कि सीरीज में जो होता है ना, मतलब कि रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया,
मतलब दो से अधिक रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ग्रुप कर रहे हैं। ग्रुपिंग मतलब क्या, मोर देन टू रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करके लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो रेजिस्टेंस को आर से डिवाइड करते हैं, ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ठीक। तो सीरीज में क्या हुआ, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब कि दो रेजिस्टेंस क्या सेम वाई से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। अच्छा, ये सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या होता है ना, करंट सेम होता है। मेन जो फैक्ट वाला बात ये है कि सीरीज में क्या होता है, करंट आर सेम, करंट आर सेम। और इसमें आई करंट जा रहा है तो इसमें भी क्या जाएगा, आई करंट जाएगा। मतलब R1 में अगर आई करंट जा रहा है तो R2 में भी क्या जाएगा, आई करंट जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, आर इक्विवेलेंट उसको बोलते हैं। आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2, ठीक। सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट आर सेम होता है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ठीक। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें तो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो ये क्या हो गया, 2 ओम इंटू 3 ओम, जोड़ देंगे, ये कितना गया, 5 ओम। कैसे, तो ये सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालना, R1 प्लस R2 सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरा जो कनेक्शन होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गौर से, कि अगर हम n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस को डॉट 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 लेके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो इसका R इक्विवेलेंट जो होगा, ये R है, ये भी R है, ये R है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए, तो इसका R जो इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा n इंटू R हो जाएगा। सिंपली जोड़ रहे हैं ना हम लोग, देखिए जैसे कि R 2 जोड़ 2, अगर 3 रेजिस्टेंस होता, अगर 3 रेजिस्टेंस होता 2 ओम का, तो क्या होता, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 6 हो जाता। इसको क्या किया, 3 इंटू 2, 3 रेजिस्टेंस था, 2 ओम का था, 3 गुना 2 6 हो गया। यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, NR हो जाएगा, सही है। अच्छा, दूसरा जिसका मेन पॉइंट है, ध्यान से जरा सोचिएगा इस पे, कि इसका जो इक्विवेलेंट जो आएगा, इसका जो लार्जर होगा, जो देखिए यहाँ पे जरा समझिए, इस बात को समझिए कि यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 5 आया। तो एक फैक्ट बात ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे बड़ा आएगा। हिंदी में लिख देते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। सीरीज में क्या होता है कि इसका जो सबसे, सीरीज में देख लो जरा से एक बार, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5, मतलब कि इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 3 ओम है, उससे भी ज़्यादा बड़ा क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ये इसका चेक करने का नियम है। अगर आपको कहीं अगर ऑप्शन में ऐसा क्लिक कर जाए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। देखिए हम लोग बताए थे आपको कि जो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होता है, और उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है, ठीक। एक एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन से आप लोग समझिएगा, समझ में जल्दी आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस A B C तीनों को क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन बता दिए कि A जो है बड़ा है B से और C से, यानी कि A सबसे बड़ा है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो तीनों को क्या किया, सीरीज में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, ऑप्शन में दिया था, ये आइडिया क्वेश्चन है, इसमें R इक्विवेलेंट पूछा था क्या होगा, मोर देन C होगा, मोर देन A होगा, और इन बिटवीन A और C होगा, या C से बड़ा होगा, या 1 से बड़ा होगा, या इन बिटवीन A और C होगा, ठीक। तो हम आपको बताया क्या अभी कि सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है, तीनों में जो सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट होगा, एस भी बड़ा होगा इन सीरीज। सीरीज में हम क्या होता है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है,
उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो सबसे बड़ा से भी बड़ा होगा इसका आर इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये मोर देन ए हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये है, उससे भी बड़ा क्या होगा? इसका आर इक्विवेलेंट होगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज खत्म हो गया, खत्म। आप लोग इसमें क्वेश्चन कीजिएगा, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में कैसा होता है। अगर ग्रुपिंग अब हम कैसे कर रहे हैं पैरेलल में, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस है, उसका जस्ट पैरेलल क्या किया, दूसरा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ये कर रहे हैं। ठीक, ये मान लिया R1 है, ये R2 है, जिसका जो R इक्विवेलेंट लिखते हैं ये पैरेलल हो गया। ठीक ना। अच्छा, इसमें क्या होता है पैरेलल में, क्या होता है इन पैरेलल जो होगा, इन पैरेलल क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आर सेम, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V है, यहाँ पे V है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप V होगा। दोनों में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिएगा इसका आर इक्विवेलेंट कैसे लिख रहे हैं। इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये लीनियर नहीं है, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का है। इसका आर इक्विवेलेंट अगर हमको लिखना है तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा ये कितना, 6, 3 प्लस 2 दैट इज 6/5 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, सॉरी। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 6/5 ओम हो जाएगा। ठीक, अच्छा पैरेलल में क्या होता है, ऐसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, और इन पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज आर सेम होता है। ठीक, अच्छा अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कैसे होगा, देखते हैं। चलिए, ये R, ये भी R, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। यहां से लेकर ऐसे डॉट 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 डॉट, सबका रेजिस्टेंस क्या है, R है, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, सबका लेके n नंबर तक रेजिस्टेंस क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R से लेकर कितना, n नंबर तक लिख देंगे, n टाइम्स लिख देंगे। इसका जो R इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस, इधर नीचे में एलसीएम तो R ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि n टाइम तक हो जाएगा, ये n टाइम्स है। ये कितना हो जाएगा, n/R इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा R/ क्या होगा, n हो जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए, हम स्किप करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको देखते हैं फिर से।